हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ये है टाइम ऑफ सप्लाई। जीएसटी में शुरुआत में हमने पढ़ा था टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। सप्लाई के ऊपर जीएसटी पेबल होता है। टाइम ऑफ सप्लाई हमें बताने वाला है डेट ऑन विच सप्लाई इज टैक्सेबल। तो यहाँ पर हमें पर्टिकुलर डेट डिटरमाइन करनी है। जीएसटी मंथली बेसिस पर गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो जितनी भी टाइम ऑफ सप्लाई एक पर्टिकुलर मंथ में फॉल करेंगी, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से 30 अप्रैल या 1 मई से 31 मई, तो ड्यूरिंग द मंथ जितनी भी सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई फॉल करता है उन सभी का टैक्स हमें अगले महीने पे करना होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बताएगा? डेट ऑन विच सप्लाई इज टैक्सेबल। ठीक है, तो क्या बताने वाला है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई? डेट ऑन विच सप्लाई इज टैक्सेबल। अब गुड्स के लिए भी हमें यहां पर बात करनी है, हमें सर्विसेज के लिए भी बात करनी है। तो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का भी चेक करेंगे और टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का भी चेक करेंगे। जो टाइम ऑफ सप्लाई अगर हम बात करते हैं गुड्स की, तो इसके लिए गिवन है अंडर सेक्शन 12। सेक्शन 12 में हम डिस्कशन करेंगे। सर्विसेज के लिए अंडर सेक्शन 13। ठीक है, और एक और सेक्शन हम यहां पर करेंगे, सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या बताएगा? चेंज इन रेट ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी के रेट में चेंज हो जाता है तो किस डेट पर टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा? तो पहले 12 करेंगे, फिर 13 करेंगे, फिर उसके बाद हमें 14 में आना है। फर्दर यहां पर प्लीज अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और हमारा जो मॉड्यूल है इसका पेज नंबर 687 पेज पर बिल्कुल लास्ट में दिया गया है टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम इज एसेंस ऑफ लेवी। Tax is imposed when supply is made, hence it is important to determine time of supply. Once time of supply is determined, levy is fixed and to be discharged on due date. तो जब हमारी टाइम ऑफ सप्लाई बेटा डिटरमाइन हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें ड्यू डेट पर, जो कि अगले महीने होता है, उस पर टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। ठीक है जी। अब यहां पर जो टाइम ऑफ सप्लाई है, चाहे हम गुड्स की बात करें या सर्विसेज की बात करें, बेटा हमारे पास 4 केसेस हैं। मतलब गुड्स में भी 4 केसेस मैं आपको पढ़ाऊंगा और सर्विसेज में भी 4 केसेस हमें करने हैं। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड केस है, फर्स्ट और सेकंड केस है, ये गुड्स का अलग है, सर्विसेज का अलग है। मगर जब केस नंबर 3 एंड 4 की तरफ जाएंगे, वाउचर्स एंड अदर केसेस, ये गुड्स एंड सर्विसेज के कॉमन रहेंगे। तो मतलब जब हम सर्विसेज के लिए 1 और 2 पढ़ेंगे तो 3 और 4 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेम गुड्स वाले ही रहेंगे। अब ये किन केसेस में हमें टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है? आपको याद होगा जब हम लेवी चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था दैट जो टैक्स होता है, जो जीएसटी होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म व्हेन सेलर और से सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। वो बिल रेज करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। बट इन फ्यू सिचुएशन जीएसटी इज चार्जेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जहां पर रेसिपिएंट या कहीं बायर जब गुड्स या सर्विसेज रिसीव करेगा तो वो जीएसटी सेलर को पे नहीं करेगा, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में जमा कराएगा। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म? व्हाट शुड बी द चार्ज ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? ये हमें बात करनी है। देन वाउचर्स के केस में क्या होता है, वाउचर्स, और उसके बाद जो रेजिडरी केसेस हैं उन केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई हमारा क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सेक्शन 12, और यहां पर 4 केसेस मैंने आपको बताए हैं करने हैं। जो सबसे पहला केस है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, बेटा ये हमारा है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। सेक्शन 12(2), प्लीज इसको याद रखिएगा क्योंकि इसके साथ कुछ रेफरेंस आपको देनी पड़ेंगी, मुझे दूंगा तो उसको ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। Forward charge mechanism. The provision with respect of time of supply of goods under forward charge mechanism can be depicted as under the time of supply. यहां से अंडरलाइन करना है, यहां से याद करेंगे क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई वुड बी अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई shall be earliest of the following dates.
इसको काट दीजिए, ठीक है। तो 3 डेट्स हमें दी गई हैं, यहां पर 3 डेट्स दी गई हैं। 3 में से जो भी सबसे पहली डेट होगी उसे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पहली डेट क्या है हमारे पास? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया, दिस इज एक्चुअल डेट बेटा, दिस इज एक्चुअल डेट, जिस दिन इनवॉइस को इशू किया गया। पॉइंट नंबर 2, ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। पॉइंट सेकंड में लेनी है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, हमारा इनवॉइस किस डेट तक इशू हो जाना चाहिए सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली। देखो पॉइंट नंबर 1 कहता है एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, नंबर 2 हमें पास है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। अब आप कहेंगे सर इनवॉइस ड्यू डेट से पहले इशू होगा? जी हाँ, इन जनरल, ठीक है, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हमारा इनवॉइस है वो ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस पर या उससे पहले ही इशू हो चुका होगा। बट हो सकता है कि इस सिचुएशन में इनवॉइस इशू ना किया गया हो, ठीक है, या ड्यू डेट के बाद किया गया हो, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो पहली डेट क्या है? एक्चुअल डेट टू इशू इनवॉइस। दूसरी क्या है? ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, ये सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली है, जो अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, ठीक है। और थर्ड है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब हम सेलर के लिए टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, सेलर, तो सेलर पेमेंट क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट, किस दिन सेलर को पेमेंट मिली है, ठीक है, विच एवरेज अर्लियर। तीनों में से जो भी अर्लियर होगा, तीनों में से बेटा जो भी अर्लियर होगा वो होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2017, जी हां, जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था उसी साल नवंबर 2015, ये नेक्स्ट पेज पर देखिएगा एक नोट दिया गया है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। 15 नवंबर 2017 को एक नोटिफिकेशन इशू की गई जिसका नंबर था 16/2017। याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्रक्स याद कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया बेटा? इस नोटिफिकेशन में कहा गया जब आप फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो वो टाइम ऑफ सप्लाई या तो डेट ऑफ इनवॉइस होगा या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होगा। इन अदर वर्ड्स, इस नोटिफिकेशन के कारण जो हमारा डेट ऑफ पेमेंट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के लिए। दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के लिए बेटा, ठीक है। Date of receipt of payment is currently not relevant for determining time of supply in case of goods, as notification under section 66/2017 dated so and so has prescribed time of supply for goods as specified in section 12 subsection 2। क्लॉज तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो याद रखिएगा, इसलिए मैंने कहा था थोड़ा सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जब गुड्स की बात करते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए 3 डेट्स दी गई हैं। एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, एक्चुअल डेट ऑफ इशू इनवॉइस, दूसरी है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, तीसरी है डेट ऑफ पेमेंट। मगर नोटिफिकेशन 66/2017 के कारण बेटा जो डेट ऑफ पेमेंट है हम इसे कंसीडर नहीं करते। तो थ्योरेटिकली तो याद रखना विच एवर इज अर्लियर, मगर प्रैक्टिकली जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो बेटा वहां पर आप केवल इन्हीं 2 डेट्स को ध्यान रखेंगे। डन, ठीक है। थ्योरेटिकली 3 डेट है मगर प्रैक्टिकली 2 ही आपको याद रखनी है, ठीक है। एमसीक्यू है तो अब हमें assumption वहां लिखकर तो दिखानी नहीं है नोटिफिकेशन, हमें तो सिर्फ आंसर देना है वहां पर। द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस कैन बी डिसाइडेड, इसको थोड़ा कर दीजिए, ठीक है। द ड्यू डेट of invoice can be taken from section 31। बेटा ये काट दीजिए, ये अमेंडमेंट हो चुकी है, यहां पर सेक्शन 31 लेना है, सब सेक्शन 1 नहीं लेना, ठीक है। ये तो काफी पहले अमेंडमेंट आ चुके हैं जो मॉड्यूल में अभी नहीं है, तो इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस किसके अकॉर्डिंगली लेनी है? सेक्शन 31 के अकॉर्डिंगली लेनी है, वो यहां पर दी गई है। 1, where supply involves movement of goods। जी हां, जब सप्लाई में गुड्स मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरी जगह, तो अगर सप्लाई में गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो वहां पर ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस क्या होगी? ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस होगी बेटा बिफोर द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। मतलब जिस समय गुड्स रिमूव किए जा रहे हैं,
उस समय या उससे पहले इनवॉइस इशू करना जरूरी है। मतलब अगर गुड्स को सप्लाई करने में गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आप एक टीवी परचेज करने जा रहे हैं। मैं चले जाता हूं, मुझे एक टीवी परचेज करना है, मैं शॉप पर जाता हूं। ठीक है, मैं शॉप पर जाता हूँ, रिलायंस डिजिटल पे जाता हूँ, वहां पर एक टीवी पसंद आता है। अब टीवी को मुझे घर लेकर आना है ना भाई। मैं टीवी में देखो, उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है। उसमें क्या है? मूवमेंट इन्वॉल्व है। मूवमेंट का मतलब है कि उसको आपको उठाना पड़ेगा, चाहे वो उठाकर 1 किलोमीटर जाए या उठाकर 1 मीटर जाए। आप हल्दीराम के जाते हैं, काउंटर पे जाते हैं, वहां से आप मिठाई लेते हैं, चाट लेते हैं। चलो, आपने वहां पर एक छोले भटूरे की प्लेट ली, और वो छोले भटूरे की प्लेट ली और वहीं पर बराबर में सिर्फ उन्हीं के रेस्टोरेंट में बैठकर खाने लगे। भैया, मूवमेंट तो इन्वॉल्व है ना। यहाँ मूवमेंट की बात ये नहीं है कि आपको घर लेकर जाना है। मूवमेंट की बात है कि जो आपका सप्लाई है, ठीक है, जो गुड्स है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहे हैं। वो प्लेस, ठीक है, वो प्लेस कहीं पर भी हो सकती है। वो 1 मीटर भी हो सकती है, वो बहुत दूर भी हो सकती है। तो जब गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो उस समय हमारी ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस क्या होती है? जिस समय गुड्स को मूव किया जा रहा है। ठीक है, जिस समय गुड्स का रिमूवल किया जा रहा है। तो मतलब अगर मैं टीवी परचेज करने जा रहा हूं तो भाई, जब वो टीवी मुझे देगा तो वो है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। वो है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। ठीक है, वहां एग्जैक्टली टाइम नहीं चाहिए, वो दिन सफिशिएंट है। ठीक है। वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहां पर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। अब देखो, ऊपर वाला पॉइंट आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहां पर इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट क्या होती है? बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ऑन और बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द रेसिपिएंट। अब इसको समझना, मेरे पास एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है। फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में मशीन लगी हुई है। मैं ये फैक्ट्री एज इट इज आपको सेल करता हूं। आप हैं बायर, मैं हूं सेलर। चलो, इसको ऐसे लो। अब बेटा, जो फैक्ट्री है, जो लैंड है, ठीक है, जो लैंड और बिल्डिंग मैं आपको बेच रहा हूं, लैंड और बिल्डिंग बेच रहा हूं, उस पर तो जीएसटी नहीं है। मगर मैं इस लैंड बिल्डिंग, जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में रखी हुई मशीनें भी मैं आपको बेच रहा हूं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? जब मैं टीवी लेने गया था तो मैं शॉप पर जाता हूं, टीवी लेकर आता हूं। अगर मैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर टीवी ऑर्डर करता हूं तो वहां से वो टीवी उठाएंगे और ऑनलाइन, ठीक है, मुझे मिलेगा तो घर पर ना। तो देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम बात कर रहे हैं सिचुएशन 1 की बेटा। सिचुएशन 2, मैं अपनी फैक्ट्री आपको बेच रहा हूं और उस फैक्ट्री में मैं आपको क्या बेच रहा हूं? मैं लैंड, बिल्डिंग और उसमें रखी हुई मशीनरी सब आपको बेच रहा हूं। मैं क्या करूंगा? क्या मैं वो, अब देखो, जो फैक्ट्री की बिल्डिंग या लैंड है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है अभी जीएसटी में। उसके अंदर जो मशीन रखी हुई है बेटा, जो मशीन रखी हुई है, ठीक है, वो मशीन भी मैं आपको दे रहा हूं। अब वो मशीन उठाकर मैं आपको घर पर नहीं लेके जा रहा हूं। सर, मैं कहता हूं भाई आकर देख लो, ये फैक्ट्री, ये मशीन रखी है, जब चाहिए मैं चाबी तुम्हें पकड़ा दूंगा। नाउ थिंक, मैं मशीन आपको बेच रहा हूं, मैं मशीन आपको बेच रहा हूं, मगर मशीन को मैं मूव नहीं कर रहा। मशीन की मूवमेंट नहीं है वन प्लेस टू अनदर। समझ रहे हैं? तो बेटा, यहां पर क्या है? मैं आपको वहीं पर डिलीवर कर दूंगा। मैं क्या दूंगा? आप मुझे पैसे देंगे, मैं आपको चाबी दे दूंगा। तो वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स। अब क्लियर हो गया? ठीक है, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा तो सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही गिवन होगी। तो जहां पर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है वहां पर इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट होती है रिमूवल ऑफ गुड्स। और जहां पर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, जहां पर गुड्स को मूव नहीं करना, ठीक है, जहां पर गुड्स रखे हैं वहीं पर उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो वहां पर जो ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस होगी वो होगी जिस दिन गुड्स की डिलीवरी दी जाती है रेसिपिएंट को। ठीक है, तो फर्स्ट केस में जिस दिन गुड्स रिमूव किए जाएंगे सप्लाई करने के लिए, जिस दिन गुड्स रिमूव किए जाएंगे वो होगा ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। और दूसरे एग्जांपल में, जहां पर मैंने फैक्ट्री में रखी मशीनरी आपको भेज दी फैक्ट्री के साथ, तो जब मैं आपको उनकी डिलीवरी दूंगा, जब मैं आपको चाबी पकड़ाऊंगा फैक्ट्री की, वो होगा दिन टू इशू इनवॉइस।
ठीक है जी। चलो अब पहले इसके ऊपर एग्जाम्पल कर लेते हैं। यस, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 देखिएगा। ABC Limited supplied goods to XYZ Limited under a contract for goods to be delivered to factory। अब ध्यान से देखना, ABC Limited ने सप्लाई किए हैं गुड्स XYZ लिमिटेड को। तो बेटा ABC लिमिटेड कौन है? सप्लायर। और XY कौन है? रिसिपिएंट। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स टू बी डिलीवर्ड टू द फैक्ट्री ऑफ XYZ लिमिटेड। और एग्रीमेंट में लिखा है कि ABC लिमिटेड जो गुड्स को डिलीवर करेगी वो XYZ की फैक्ट्री में करेगी। मतलब यहां पर गुड्स में क्या है? मूवमेंट इन्वॉल्व है। The goods were removed from the factory of ABC Limited on 9th September 2019। तो बेटा ये है हमारे पास, ये है क्या? ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। ये है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। जहां पर गुड्स में मूवमेंट शामिल होता है तो जिस दिन गुड्स को रिमूव किया जाएगा वो होगी ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। आगे पढ़ें। And goods were delivered to the factory of XYZ Limited on 15 September 2019। बेटा ये वाली जो डेट है ये इररेलेवेंट है, हमें 3 डेट्स चाहिए, रादर 2 ही डेट्स चाहिए। कौन कौन सी डेट चाहिए? जिस दिन एक्चुअल में इनवॉइस इशू किया गया और दूसरा है जिस दिन इनवॉइस इशू किया जाना चाहिए था। ठीक है, ये दोनों आपको डेट्स लेनी है। तो एक डेट तो मिल गई, ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। एक्चुअल में कब इशू किया गया? द इनवॉइस वाज इशूड ऑन 18 सितंबर 2019। प्रैक्टिकली तो गलत है, यहां पर तो हर्जाना देना पड़ेगा। ठीक है, खतरनाक सिचुएशन होगी ABC लिमिटेड के लिए। क्वेश्चन में तो कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ये है एक्चुअल डेट, ये है डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है। एंड पेमेंट वाज क्रेडिटेड टू ABC's अकाउंट ऑन 20 अक्टूबर 2019 ऑल्दो एंट्री इन द बुक्स वाज मेड ऑन 19 सितंबर 2019। बेटा बड़ी मजेदार चीज है ना, यहां पर हमें सिर्फ 2 ही डेट चाहिए, डेट ऑफ पेमेंट हमें कंसिडर करनी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हम पॉइंट कंसिडर करेंगे नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर। तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 18 सितंबर, ये वाला। और ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या है? 9 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। तो बताओ आंसर क्या होगा यहां पर? बेटा हमारा आंसर होगा 9 सितंबर 2019। क्लियर है ना? MCQ में आना है यार, वहां पर तो आपको सिर्फ आंसर लिखना है, बट अभी पढ़ रही है तो समझना थोड़ा जरूरी है। बराबर, चलो आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बी वाला, ए और बी। अब चलो सी पर चलते हैं। ऑन और बिफोर। अब कॉन्टिन्यूस सर्विस के केस में ड्यू डेट क्या होती है? इनवॉइस इशू करने की। कॉन्टिन्यूस सर्विस ये होती है जो वन टाइम नहीं होती, जो मंथ टू मंथ बेसिस पर या पीरियड टू पीरियड बेसिस पर चलती है। जनरली मंथली आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे घर पर ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लगा हुआ है, अब लैंडलाइन तो नहीं है, या आपके पास पोस्ट पेड मोबाइल है, ठीक है, या आपने घर पर DTH लगवा रखा है। ये सब क्या है? कॉन्टिन्यूस सर्विस के एग्जांपल हैं, जहां पर सर्विस हर महीने क्या होती है? रिन्यू होती जाती है। और हर पर्टिकुलर एक डेट पर, हर डेट पर आपको क्या दिया जाता है? हर पर्टिकुलर डेट पर आपको बिल इशू कर दिया जाता है। ठीक है, जो बिल इशू किया गया वो तो एक्चुअल डेट है। हमें क्या चाहिए? किस दिन बिल इशू किया जाना चाहिए, मतलब व्हाट इज द ड्यू डेट। ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस क्या है? ऑन और बिफोर इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। जिस दिन सप्लायर रेसिपिएंट को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा, वो होगी ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। गुड्स अगर रिमूव किए जाते हैं, अगर गुड्स में मूवमेंट शामिल है, तो डेट ऑफ इनवॉइस क्या होनी चाहिए? ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, टाइम ऑफ रिमूवल। अगर गुड्स में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो हमारा इनवॉइस की ड्यू डेट क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं, तो यहां पर मैंने एग्जांपल आपको ऐसे सर्विस का दे दिया एयरटेल का, यहां पर गुड्स की बात हो रही है। ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। चलो इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। मैंने अमेज़न पर किसी गुड्स का
सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप अमेजन पे जाएंगे प्रोडक्ट परचेज करने तो आप वहां देखते होंगे, मान लीजिए मुझे हनी चाहिए, मुझे शहद चाहिए, तो मैंने क्या कर रखा है, मुझे हर महीने 2 बॉटल शहद की चाहिए होती हैं, और मैं कहता हूं यार अपने आप ये आ जाए, मेरा सर दर्द ना हो, तो मैंने क्या कर रखा है, उसको सब्सक्राइब कर रखा है। अब जो हनी है वो क्या है, गुड्स, वो तो सर्विस नहीं है, हनी क्या है, गुड्स। और मैंने सब्सक्राइब कर रखा है कि भैया हर महीने की 1 तारीख को आप मुझे जो हनी है वो डिलीवर कर दिया करो, और मैंने उसको सब्सक्राइब कर दिया। अब हर महीने मेरे पास जो होता है, हर महीने की 1 तारीख पर मेरे अकाउंट से पैसा कट जाता है और हनी मेरे घर पर आ जाता है शाम तक, हर महीने की 1 तारीख को। तो बेटा ये क्या है, ये है कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, ये समझाने के लिए मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो जहां पर कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स होती है, वहां पर हमारा ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की डेट, इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल नेक्स्ट देखिएगा। A supplier delivers consignment of brick on continuous supply basis to various contractors. With respect to one of the supplies, the following details are available. एक सप्लायर बहुत सारे लोगों को ब्रिक्स, ईंटें रेगुलर बेसिस पर सप्लाई करता है, जिसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब देखो ये सिचुएशन 1 है, यहां पर आई थिंक 3 सिचुएशन है, यस 3 सिचुएशन दी गई हैं। ये है केस 1, चलो ये है केस 1। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा पहले तो चाहिए एक्चुअल डेट। बेटा एक्चुअल डेट क्या है, एक्चुअल डेट ये है, और दूसरी डेट क्या होती है, ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। कॉन्टिन्यूस सर्विस के केस में ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। ये है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। ये हमें कंसिडर ही नहीं करनी है। तो 1 नवंबर, 5 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर, तो आंसर क्या होगा बेटा, 1 नवंबर। सेकंड केस देखिए, यहां पर हमारी डेट ऑफ इनवॉइस ये है एक्चुअल डेट, ये क्या स्टेटमेंट की डेट, तो ये है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। इसे कंसिडर करेंगे नहीं, डेट ऑफ पेमेंट थी विच एवर इज अर्लियर, तो इन दोनों में से जो अर्लियर होगा वो होगा 5 दिसंबर, ये हमारा आंसर है। अगेन ये हमारी एक्चुअल डेट है, ये है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, पेमेंट को कंसिडर करेंगे नहीं, विच एवर इज अर्लियर, तो यहां पर जो अर्लियर होगा बेटा ये होगा हमारा 1 जनवरी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस क्या होनी चाहिए, लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है डी। इसका एग्जाम्पल बुक पे नहीं दिया गया है, नोट्स आपके स्टडी मॉड्यूल में नहीं है, वो मैं लिखवाऊंगा एक एग्जाम्पल आपको बेटा। Where goods are supplied on approval, when goods are sold on approval or return basis, पता है ये क्या होते हैं, when goods are issued on सेल और अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। यहां पर आपने गुड्स सप्लाई किए, आपने गुड्स सप्लाई किए, और गुड्स आपने सप्लाई किए हैं अप्रूवल बेसिस पर, मतलब अगर बायर को गुड्स पसंद आ जाएंगे तो वो रख लेगा, और अगर नहीं पसंद आएंगे तो वो भेज देगा, मतलब वो अप्रूव करेगा तो सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। अगर वो अप्रूव नहीं करेगा तो गुड्स वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेसिकली सप्लाई किस दिन होगी, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पर जनरली सप्लाई की डेट जो होगी, सप्लाई कब पूरी होती है, गुड्स ऑन अप्रूवल के बेस में जो सप्लाई होती है वो जिस दिन गुड्स भेजे उस दिन नहीं होती, जब बायर अप्रूव कर देता है तो तब माना जाता है कि सप्लाई गुड्स की हो रही है, सप्लाई गुड्स की हो रही है। अब अगर गुड्स सेंड किए गए हैं ऑन अप्रूवल बेसिस, इस केस में व्हाट इज द ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, व्हाट इज द ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। इस केस में इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट क्या होगी बेटा, इस केस में इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट होती है ऑन और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, ऑन और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई। अब यहां पर बेटा टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होगा, यहां पर ऑन और बिफोर टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई, अब यहाँ पर टीओएस तो निकाल रहे हैं, एक्चुअली इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की लैंग्वेज भी कुछ ऐसी है कि हम गड़बड़ा जाते हैं, अरे भाई टाइम ऑफ सप्लाई तो निकालते हैं, और अगर टाइम ऑफ सप्लाई पता है तो फिर ये क्वेश्चन ही क्यों सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑन और बिफोर
टाइम ऑफ सप्लाई सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है, इसके लिए एक नोट यहां पर लिख लेना, ये डी के लिए एक नोट लिखवा देता हूं, लिख लो। ये जो डी है बेटा, स्टार लगा के यहां पर एक नोट लिख लो। In case of goods sent on approval basis, in case of goods sent on approval basis, due date to issue invoice, due date to issue invoice shall be number one, when approval is given by buyer, जिस दिन बायर ने गुड्स को अप्रूवल दे दी, और 6 months from date of supply, 6 months from the date of supply, whichever is earlier. Whichever is earlier. तो जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे जाते हैं बेटा, उस केस में इनवॉइस इशू करने का ड्यू डेट क्या होगी? नंबर वन, जब अप्रूवल दे देता है बायर, या 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, जिस दिन आपने गुड्स को सप्लाई किया उसके 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर। इसका मतलब अगर अप्रूवल 6 महीने के अंदर मिल जाती है तो जिस दिन अप्रूवल मिली वो होगा ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। और अगर 6 महीने तक भी गुड्स अप्रूव नहीं किए गए, बहुत लंबा टाइम होता है 6 महीने, और अभी भी बायर के पास पड़े हुए हैं, तो जैसे बेटा 6 महीने खत्म होंगे हम कहेंगे सर ड्यू डेट हो गई टू इशू इनवॉइस। अब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, एक्चुअल में अब अप्रूव हो रहे नहीं हो रहे हैं, वो खतरनाक चीज है, फिर उसको हम फ्यूचर में उसको रिवर्स करेंगे ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे जाते हैं, दोबारा समझिएगा, जब गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे जाते हैं उस केस में इनवॉइस इशू करने की ड्यू डेट होगी नंबर वन, जिस दिन गुड्स को अप्रूवल मिल गई, नंबर टू, ठीक है, नंबर टू 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। चलिए इसके केस में यहां पर अब मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल बेटा एक लिखिएगा, ये आपके मॉड्यूल में एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, ये एग्जाम्पल नहीं है, तो ये एग्जाम्पल चाहे अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है, या अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिएगा प्लीज। एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। Certain goods are sent by Mr. A on sales on approval basis to Mr. B on 23rd मार्च। 22 मार्च को मिस्टर ए ने गुड्स मिस्टर बी को भेजे ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है,
the supply gets confirmed on the supply get confirmed and invoice is issued on, यहां दो सिचुएशन दी गई हैं, ऑन 20 अगस्त, ऑन 23/10, और दोनों ही केसेस में जो डेट ऑफ पेमेंट है वो दी गई है 23 नवंबर। अब मजेदार चीज है ना, ये जो डेट ऑफ पेमेंट है बेटा, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में फॉरवर्ड चार्ज ऑफ गुड्स में जब आप टीओएस निकालते हैं तो वहां पर डेट ऑफ पेमेंट कंसिडर नहीं करते। अब यहां पर दो डेट दी गई हैं, 20 अगस्त और 23। अब पहले बात करते हैं गुड्स अप्रूव्ड ऑन 20/8, गुड्स अप्रूव्ड ऑन 20/8। अब यहां पर देखिए हमें क्या चाहिए बेटा, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, और दूसरा क्या लेते हैं, ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, पहली है एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की एक्चुअल डेट क्या है, और दूसरी होती है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। आइए जरा चेक करते हैं, पहले बात करते हैं एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस। द सप्लाई गेट्स कंफर्म्ड एंड इनवॉइस इज इशूड, केस नंबर 1 में 20 अगस्त को, तो भाई साहब यहां पर जो है वो है 20 अगस्त। जिस दिन अप्रूवल दी गई उसी दिन इनवॉइस इशू कर दिया इमीडिएटली, जिस दिन बायर ने अप्रूवल दी सप्लायर ने इनवॉइस इशू कर दिया, तो ये हो गई। और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चे, अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे जाते हैं, अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे जाते हैं, ठीक है, अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे जाते हैं तो वहां पर हमारी ड्यू डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी, वहां पर हमारी ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होगी, ये बेटा हमारे पास होगी नंबर वन, अगर 6 महीने के अंदर सप्लाई हो जा, अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिल जाती है तो जिस दिन अप्रूवल मिली वो डेट, और अगर 6 महीने के अंदर सप्लाई अप्रूवल नहीं मिलता तो जहां पर 6 महीने खत्म हो रहे हैं, जो 6 महीने खत्म हो रहे हैं वो हमारे पास हो जाएगा, जो 6 महीने खत्म हो रहे हैं वो हमारे पास हो जाएगा ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिल गई, 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिल गई। गुड्स कब भेजे थे, 22/3, इसमें 6 महीने ऐड कर दो, इसमें 6 महीने ऐड कर दो बेटा। अगर आप इसमें 6 महीने ऐड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 21 सितंबर, 21 सितंबर। तो 22 मार्च को गुड्स भेजे गए और 6 महीने खत्म हो रहे हैं 21 सितंबर को, क्या 21 सितंबर तक गुड्स को अप्रूवल मिल गई, जी हाँ अप्रूवल मिल गई। तो बेटा यहां पर हमारा जो ड्यू डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस है वो भी क्या होगा, 20/8, 20/8 होगा। तो विच एवर इज अर्लियर, इसका शॉर्टकट अभी बताऊंगा जो नोट्स में दिया था, अब उसको हम कहेंगे कि हाँ अब वो हम उसे करेक्ट मानेंगे। तो ये हमारे पास होगा, और यहां पर आंसर क्या होगा, दोनों में से कोई भी डेट ले लो, ये हो जाएगी 20/8। दूसरा पार्ट देखिएगा, यहां पर गुड्स कब अप्रूव हो रहे हैं, गुड्स अप्रूव्ड ऑन 23/10, तो यहां पर ए एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस।
एक्चुअल डेट और ड्यू डेट। ठीक है, अब हमारी एक्चुअल डेट क्या है इनवॉइस इशू करने की? जिस दिन अप्रूवल मिला उसी दिन इनवॉइस इशू किया गया, तो एक्चुअल डेट है 23/10। 23/10। अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिल गया, जी नहीं, क्योंकि 6 महीने खत्म हो रहे थे 21 सितंबर को और अप्रूवल 21 सितंबर तक नहीं मिला, तो बेटा जब 6 महीने खत्म होंगे, ठीक है, जब 6 महीने खत्म होंगे तो आपकी ड्यू डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस हो जाएगी, जो कि हमारे पास होगी 22 सितंबर। 6 महीने खत्म हो गए 21 सितंबर को, तो 22 सितंबर को इनवॉइस इशू करना जरूरी है। अब विच एवरेज अर्लियर क्या होगा? विच एवरेज अर्लियर होगा बेटा 22 सितंबर। ठीक है, अब यहां पर अब उसको आप शॉर्ट में पढ़िए, अब थोड़ा शॉर्ट में पढ़िएगा। इन केस ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, इन केस ऑफ गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस, अब इसको पढ़िएगा। यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई, एक्चुअली यहां पर इंस्टीट्यूट क्या गड़बड़ कर गया कि बता तो रहा है कि ड्यू डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस, जो कि ये है मैंने लिखवाया, यहां पर डायरेक्टली टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में बता दिया, टाइम ऑफ सप्लाई बता दिया। ठीक है, तो बेटा यहां पर जो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, नोट लिख लीजिएगा, शॉर्टकट बता देता हूं आपको मैं। एमसीक्यू है तो शॉर्टकट काम कर जाएगा वहां पर। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। तो बेटा इसको बड़ा शॉर्ट में लिख लो। इसके लिए आपको क्या करना है, इफ गुड्स अप्रूव्ड विद इन 6 months, इफ गुड्स अप्रूव्ड विद इन 6 months, अगर 6 महीने के अंदर गुड्स अप्रूव्ड हो जाते हैं, तो हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई आप ले लेना, डेट ऑफ अप्रूवल। ठीक है, इफ गुड्स आर not approved within 6 months, अगर 6 महीने के अंदर गुड्स अप्रूव नहीं होते, तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या ले लेना, डेट फॉलोइंग द डेट फॉलोइंग द डे व्हेन 6 months आर कंप्लीटेड। जिस दिन 6 महीने खत्म हो रहे हैं उसके अगले दिन ले लेना, वो होगा हमारे पास टाइम ऑफ सप्लाई। अब इस शॉर्टकट से यहां पर ये देख लो, यहां पर पहले केस में 6 महीने के अंदर गुड्स अप्रूव हो गए, तो जो डेट ऑफ अप्रूवल है वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये होगा 20/8, यही हमारा आंसर आया था 20/8। यहां पर 6 महीने के अंदर गुड्स अप्रूव नहीं हुए, 6 महीने के बाद हो रहे हैं, तो 6 महीने कब खत्म हुए? 21 सितंबर, उसको एक दिन बढ़ा दो, 22 सितंबर होगा बेटा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं, अरे एमसीक्यू आना है। ठीक है, और पहले भी आपसे कहा था प्रोफेशनल में डिटेल में ये पढ़ने वाले हो, तो वहां पर R&D कर लेना, यहाँ पर शॉर्टकट में लेके चलो। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिकल सॉल्व करने के लिए, जो इस तरह का केस स्टडी आएगा सॉल्व करने के लिए, हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट यहाँ कंसिडर नहीं करते, नोटिफिकेशन ने मना कर रखा है। ठीक है, एक्चुअल डेट होते जब इनवॉइस इशू किया जाता है, ड्यू डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस, अगर गुड्स में मूवमेंट शामिल है तो जिस दिन गुड्स को रिमूव किया जाता है वो होती है ड्यू डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस। अगर गुड्स में मूवमेंट शामिल नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी होगी ड्यू डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस। कॉन्टिन्यूस सर्विस के केस में जब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू की जाती है वो है ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस। एंड इन केस अगर गुड्स अप्रूवल बेसिस पर भेजे गए हैं तो डायरेक्टली वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई चेक करना। अगर 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिल गई है तो जिस दिन अप्रूवल मिली वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। अगर 6 महीने के बाद अप्रूवल, अगर 6 महीने तक अप्रूवल नहीं मिली है तो जब 6 महीने खत्म होंगे उसके अगले दिन होगा टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, चलो ये हो गया 12(1). अब चलते हैं रिवर्स चार्ज। इसमें टाइम लगना था, आगे के जो 3 है उसमें टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी।
चलिए बच्चे, अच्छा अभी इसमें एक दो पॉइंट रह गए भाई, अभी एक दो पॉइंट रह गए, आ जाओ, इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको पढ़ो। Further, it has been provided that if there is an excess payment received 1000 rupees, the supplier can choose to take the date of invoice issued with respect to such excess amount as the time of supply goods for the such excess value। बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, इसको आसान शब्दों में समझा देता हूं। मान लीजिए आप के पास बिल आया, आपके पास एक बिल आया और आपने में बिल आया आपके पास 5,000 रुपए का, या सॉरी बिल आया आपके पास 4800 रुपीज का, और आपने 5000 पे कर दिए और कहा भाई ये जो 200 रुपए है कोई बात नहीं, एडवांस दे रहा हूं, अगली बार एडजस्ट कर लेना। ठीक है, आपकी तरफ से एडवांस चले गए। अब समझना, ये जो 200 रुपए है ये 1000 रुपए से कम है, तो यहां पर लिखा गया है कि 1000 रुपए तक की पेमेंट अगर एडवांस मिल जाती है, अगर 1000 रुपए तक की पेमेंट एडवांस मिल जाती है, तो ये जो एडवांस है इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो क्या होगा, इसका टाइम ऑफ सप्लाई जो होगा ये नेक्स्ट इनवॉइस में एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ बड़ी मजेदार चीज बताऊं बेटा, जो अभी हमने पढ़ा सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट हमारी जो डेट ऑफ पेमेंट है ये हमारा टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता। तो इन दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट से जो 1000 रुपए वाला पॉइंट है ना, ये यूजलेस हो जाता है। कहाँ काम आएगा, सर्विस के केस में काम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट का हमारा रेलेवेंस नहीं है। प्रैक्टिकली थियोरेटिकली पढ़ लो, प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा। ठीक है, थियोरेटिकली क्या है, अगर 1000 रुपए तक का एडवांस मिलता है तो इसकी एडजस्टमेंट, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जब नेक्स्ट इनवॉइस इशू करोगे, मगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वाला पॉइंट भी इररेलेवेंट है। ठीक है, ये पढ़ लेना, इंस्टीट्यूट ने इलस्ट्रेशन दिया है। एक्स लिमिटेड रिसीव पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज अगेंस्ट द इनवॉइस वैल्यू ऑफ 99,000। इनवॉइस इशू किया था 99,000 का, पेमेंट मिल गई 1 लाख रुपए, तो इसमें 1000 रुपए का एडवांस है। In this case, in respect of 1000 rupees, the time of supply can be taken to be the date of invoice to be issued in future for said receipt। ठीक है, अब ये 1000 का टाइम ऑफ सप्लाई आप करंट इनवॉइस भी मान सकते हो, इस 1000 का टाइम ऑफ इनवॉइस आप नेक्स्ट इनवॉइस भी मान सकते हो। बट अगर 1000 से ज्यादा का एडवांस मिल गया है तो पूरी पेमेंट का जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो करंट इनवॉइस ही माना जाएगा। ठीक है, करंट इनवॉइस ही माना जाएगा। नाउ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बच्चे किस तरीके से आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वेयर buyer is required, recipient is required to pay GST directly to the government. The time of supply under reverse charge mechanism is earliest of the following, यहाँ पर भी 3 डेट हैं। नंबर 1 डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, वहां था इनवॉइस इशू करने की डेट, या अब यहां रिसीविंग हो रही है बायर, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स नंबर 1 जब गुड्स मिले वो डेट। नंबर 2 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस इशू करने के 30 दिन के बाद, यहां पर करना क्या है आपको, इसमें इनवॉइस डेट प्लस 30 डेज प्लस 1 डे। जिस दिन इनवॉइस इशू किया गया उसके 30 दिन का नेक्स्ट डे आपको लेना है, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है जी, इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो बेटा यहां पर भी 3 डेट्स हमारे पास है। नंबर 1 यहां पर है डेट व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड और से रिसीट ऑफ गुड्स। नंबर 2 30 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, जिस दिन 30 दिन खत्म होंगे उसका अगला दिन लेना है। एक्चुअली यहां पर लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट लिखी गई आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, जो लॉ में है वहां पर है डे फॉलोइंग द डे ऑन विच 30 डेज आर ओवर। ठीक है, डे फॉलोइंग द डे व्हेन 30 डेज आर कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो इसलिए 30 दिन के नेक्स्ट डे आपको वहां पर लेना है। और थर्ड क्या लेना है, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब डेट ऑफ पेमेंट, एक्चुअली डेट ऑफ पेमेंट के बारे में तो यहां पर भी डिटेल दी गई थी, मैंने डिस्कस नहीं किया आपसे। कारण क्या था, वहां पर डेट ऑफ पेमेंट को कंसिडर ही नहीं करना था। ठीक है, अब यहां पढ़ लेते हैं क्योंकि डेट ऑफ पेमेंट को हमें डिटेल में देखना है बेटा। डेट ऑफ पेमेंट, यहां पर डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, डेट ऑफ पेमेंट इज अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ डेबिट इन द बुक्स
as reflected in the bank statement and the date of recording of the payment in the books of accounts by the recipient. Date of payment का मतलब क्या है? डेट ऑफ पेमेंट यहां पर दो हैं. नंबर वन, जिस दिन बायर अपनी बुक्स में पेमेंट की एंट्री करता है. डेट ऑफ रिकॉर्डिंग पेमेंट इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स बाय द रेसिपिएंट. तो जिस दिन रेसिपिएंट अपनी बुक में पेमेंट की एंट्री करता है, मतलब वो एंट्री करता है कि भाई मैंने पेमेंट दे दी, मैंने पेमेंट दे दी. मेरे लिए क्या था? क्रेडिटर टू कैश, ठीक है, या क्रेडिटर टू बैंक, मैंने एंट्री कर दी. तो जिस दिन वो बुक में एंट्री करता है कि मैंने पैसा दे दिया, या अगर उसने चेक इशू किया है तो चेक इशू किया है तो जिस दिन उसके बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट हो रहा है, विच एवर इज अर्लियर. तो डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? जिस दिन बायर ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करी, या जिस दिन बायर के अकाउंट से पैसा कट गया, विच एवर इज अर्लियर, ये होगी डेट ऑफ पेमेंट. तो बेसिकली यहां पर 3 की जगह 4 पॉइंट समझो. नंबर 1, जिस दिन गुड्स मिले. नंबर 2, इनवॉइस इशू करने के बाद 30 डे का नेक्स्ट डे, मतलब डेट ऑफ इनवॉइस के 30 डेज प्लस 1 डे. थर्ड, जिस दिन बायर ने बुक में पेमेंट की एंट्री की. एंड नंबर 4, जिस दिन बायर के बैंक अकाउंट से पैसा कट गया, डेबिट हो गया. चारों में से जो भी क्या है? अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर. ठीक है, इसको पढ़ लेना यार, बस जरूरत भी नहीं पढ़ने की, छोड़ दो उसे. एग्जाम्पल देखिए. मिस्टर ए एन एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई रॉ कॉटन अंडर रिवर्स चार्ज टू मिस्टर बी. तो यहां पर यह है सप्लायर, यह है रेसिपिएंट, ठीक है, और जीएसटी है तो बी इज लायबल टू पे जीएसटी. हु मैन्युफैक्चर कॉटन शर्ट, द डेट वाइज टर्न आउट ऑफ इवेंट इज गिवन बिलो. यहां पर बहुत सारी डेट्स हैं, हमें 4 डेट चाहिए. सबसे पहले चाहिए जिस दिन गुड्स मिले, भेजे नहीं, जिस दिन हमें गुड्स मिले. बी को गुड्स कब मिले? सबसे पहले वो देखो. 1/4/2019 बी अप्रोचेज मिस्टर ए एंड प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 1 टन कॉटन. 1 अप्रैल को मिस्टर ए को अप्रोच करते हैं कि भाई मुझे 1 टन ऑर्डर चाहिए, 1 टन कॉटन चाहिए. ऑर्डर प्लेस कर दिया. 5 मई को बी को गुड्स मिल गए. तो बेटा सबसे पहले तो ये डेट लेनी है, ठीक है, पहले तो एक ये डेट लेनी है. ये हो गई डेट व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड, 10/5/2019. ये देखो, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 10/5/2019. दूसरी, इनवॉइस इशू करने के 31 डेज ऐड करने हैं. 15/5 को मिस्टर ए ने इनवॉइस इशू कर दिया, तो इनवॉइस इशू करने के 30 डेज, ठीक है, 30 डेज, ये मई का मंथ है. तो इसमें जब 30 डेज आप ऐड करेंगे तो बेटा वो कब हो जाएंगे? वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे. यहां पर शायद थोड़ा सा गड़बड़ है, यहां पर बेटा थोड़ा सा गड़बड़ है. यहां पर मंथ नहीं है, यहां पर डेट है. एक्चुअली यहां पर मंथ नहीं है, डेट है. एक बार जरा चेक कर लेते हैं. ये थोड़ी सी करेक्शन यहां पर आपको करनी पड़ेगी. क्या होगा? 16, यहां मंथ नहीं है. मंथ होते तो क्या होता है? जिस दिन मंथ 15 तारीख से अगर शुरू होता है तो वो 14 को खत्म हो जाएगा. तो यहां पर आपको 15 के बाद 30 दिन ऐड करने हैं. तो 16, 17, 18, 19, 20 जब आप चलेंगे तो मई के कितने दिन बचे हैं? मई में बचेंगे 16 डेज, ठीक है, 16 डेज. करेक्ट है, सॉरी. इसको बेटा एक बार फिर भी चेक कर लेना, ठीक है. ये हमारे पास कितने होंगे? ये हमारे पास होंगे 16 + 14, 30 + 1, सॉरी, ठीक है, आई वाज रॉन्ग. ठीक है बेटा, करेक्ट है. तो जब आप डेट ऑफ इनवॉइस में 31 डेज ऐड करेंगे, 30 डेज + 1 डे, ठीक है, तो वो आएगा हमारे पास 15/6/2019. 2 डेट हो गई. तीसरी डेट क्या ढूंढनी है? पेमेंट में 2 डेट हमें चेक करने हैं, 2 पॉइंट याद रखने हैं. जिस दिन बायर मतलब रेसिपिएंट ने बुक में एंट्री करी, 5/5 ये क्या है? 20th मई
Mr. B make a payment by check and accordingly record in the books of accounts. अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्होंने पेमेंट की डेट लिखी है 20/5/2019 और पेमेंट गेट्स डेबिटेड फ्रॉम बीज अकाउंट और बैंक में से मिस्टर बी के पैसा डेबिट हुआ है 25/5/2019। अब आप चाहें तो पहले इन दोनों में से अर्लियर ले लीजिए फिर उसे कंपेयर कर लीजिए, बट मैं तो आपको 4 डेट यहां पर दे रहा हूं बेटा। पहली डेट आपके पास है गुड्स जब रिसीव हुए वो है 10/5/2019। दूसरी डेट है इनवॉइस प्लस 31 डेज जो कि यहां पर आ रही है 15/6/2019। पेमेंट में एक डेट होती है जिस दिन पैसा बुक्स में डेबिट किया, ये है 20/5/2019 और जिस दिन बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ ये है 25/5/2019 विच एवरेज अर्लियर भाई अर्लियर तो यही आ रही है 10/5, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो रिवर्स चार्ज में 4 पेमेंट लिख ले, 4 डेट लिख लेना। नंबर 1 जब गुड्स मिले, नंबर 2 इनवॉइस की डेट में 31 डेज ऐड कर दो, नंबर 3 जिस दिन रेसिपिएंट ने बुक में एंट्री करी पेमेंट की, एंड नंबर 4 जिस दिन रेसिपिएंट के बैंक से पैसा कट गया। चारों में से जो डेट अर्लियर होगी वो होगी ड्यू डेट, वो होगी टाइम ऑफ सप्लाई। ये बड़ा सिंपल था, यहां पर ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलो 2 हो गए। ये था हमारे पास रेसिपिएंट का सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए हिंट नहीं दिया था। 12(2) का क्योंकि नोटिफिकेशन में रेफरेंस आता है इसलिए आपको बताया था। नेक्स्ट वाउचर्स के केस में व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, ये है सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, 3, 4। याद रहे, ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू वाउचर इज डिटरमाइंड एज अंडर। वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन किया जाता है, पहले मैं वाउचर की 2 कैटेगरी बता देता हूं बेटा जो यहां पर दी गई हैं, ठीक है। मैं अमेज़न से एक गिफ्ट कार्ड परचेज करता हूं, मैं अमेज़न से एक गिफ्ट वाउचर परचेज करता हूं और हम अपने स्टूडेंट को देते हैं गिफ्ट वाउचर। देखो टैक्सेबल है नहीं है वो बाद में, सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई के बाद में मैं बात कर रहा हूं। हम अमेज़न से 1,000 रुपए के वाउचर लेते हैं और हम कहते हैं जो भी स्टूडेंट 60% लेकर आएगा, ठीक है, उसको 1,000 रुपए का वाउचर मिलेगा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 60% मार्क्स लेकर आएगा, एग्जाम्पशन लाएगा, उन सभी स्टूडेंट को हम वाउचर देंगे, इशू करेंगे। 5 बच्चे लिए आए, 10 बच्चे लिए आए, 50 बच्चे लिए आए, अरे जितने ज्यादा लेकर आओगे बढ़िया है, ठीक है। सारे के सारे बच्चों ने 60+ मार्क्स ले लिए, मजे आ गए। हमने बल्क में अमेज़न से 1,000 रुपए के वाउचर ले लिए और स्टूडेंट को इशू कर दिया, आप लोगों को इशू कर दिए। हमने अमेज़न से वाउचर लिया, अब वाउचर अमेज़न में किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप बेटा यूज कर सकते हैं। मतलब जब मुझे वाउचर अमेज़न ने दिए तो वो जो वाउचर है वो ओपन वाउचर है जो किसी पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के लिए, जो पर्टिकुलर गुड्स के लिए नहीं दिए गए, ठीक है। आप कुछ भी इससे परचेज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ कंसोलेशन प्राइस भी रखे थे, हमने कहा था भाई नहीं, हमने और कंसोलेशन नहीं, और हमने कहा था जो टॉप करेगा, जो सबसे ज्यादा मार्क्स टैक्स में लेकर आएगा बच्चा, उसको हम एक आईपैड गिफ्ट करेंगे, ठीक है, आईपैड गिफ्ट करेंगे। अब हमने क्या करा, हमने अमेज़न से एक वाउचर लिया और उस वाउचर में हमने आईपैड के इक्विवेलेंट पैसा डाला और जो टॉप आया उस बच्चे को भेज दिया। अब वो जो वाउचर है वो केवल और केवल, वहां पर लिखा हुआ है कि वाउचर किस लिए है, वो केवल आईपैड के लिए दिया गया। अब समझिएगा, यहां पर जब हमने 1000 रुपीज के वाउचर लिए, वो ओपन वाउचर है विच कैन बी रिडीम्ड एट अमेज़न फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, एनी गुड्स की बात करते हैं अभी क्योंकि गुड्स में है। मगर जब हमने आईपैड के लिए, जब हमने टॉपर को वाउचर दिया तो वाउचर केवल और केवल आईपैड के लिए रिडीम हो सकता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाउचर, नंबर 1 एक है ओपन वाउचर एंड नंबर 2 जो है वो पर्टिकुलर गुड्स के लिए दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई इन्हीं 2 तरह के वाउचर्स के लिए बेटा दी गई है। Where supply is identifiable at the time of issue of the voucher, जब वाउचर इशू करते हुए पता है कि वाउचर किस गुड्स के लिए इशू किया जा रहा है। आईपैड वाला एग्जांपल, the date of issue of voucher would be
टाइम ऑफ सप्लाई। अगर पता है वाउचर किस गुड्स के लिए इशू किया जा रहा है, तो जिस दिन वाउचर को इशू किया जा रहा है दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। Where supply is not identifiable at the time of issue of the voucher, जो हमने हजार रुपए के वाउचर लिए, ओपन वाउचर जो स्टूडेंट को हमने दिए, कुछ भी खरीदो, 1000 रुपए आपका, जो करना है करो अमेजोन पे जाके, ये ओपन वाउचर है। इसमें जब हमने वाउचर हमें मिले, अमेजोन ने हमें वाउचर इशू किए, अमेजोन को नहीं पता कि भाई ये वाउचर स्टूडेंट किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, उन्हें तो ये भी नहीं पता कौन यूज करेगा, ठीक है। द डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस दिन आप वाउचर को यूज करोगे, ऑफ द वाउचर वुड बी टाइम ऑफ सप्लाई। बड़ा सिंपल है। तो अगर वाउचर पर्टिकुलर गुड्स के लिए इशू किया गया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इज टाइम ऑफ सप्लाई। अगर ओपन वाउचर्स हैं, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी गुड्स, पर्टिकुलर गुड्स के साथ टाई नहीं है, वहां पर डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर लिया जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई। इसको छोड़ दो। एबीसी लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद Hush Puppies buy vouchers. These vouchers were issued on 14th December. The company then distributed these vouchers with denomination of 4,000 rupees to all its employees on 24th December 2019. ABC Limited ने Hush Puppies के बहुत सारे वाउचर्स खरीदे अपने एम्प्लॉयज में बांटने के लिए, और सारे वाउचर्स इशू किए गए 14 दिसंबर को। हर वाउचर का जो डिनोमिनेशन है वो 4,000 रुपए है, और कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को वाउचर्स इशू कर दिए 24 दिसंबर को, और ये 31 दिसंबर तक रिडीम किए जा सकते हैं। सो दे कैन यूज दीज वाउचर्स फॉर बाइंग, सो दैट दे कैन यूज दीज वाउचर्स फॉर बाइंग शूज ऑफ देयर चॉइस। भाई हर्ष पपीज की बात कर रहे हैं, किसके लिए है वो? बेसिकली वो शू मैन्युफैक्चरर एंड सेलर है। तो यहां पर पता है जो वाउचर्स दिए गए हैं ये शूज के लिए रिडीम किए जाएंगे ऑन हर्ष पपीज शोरूम, ठीक है। अब यहां पर बेटा 3 डेट है, आगे पहले पढ़ लो। द एम्प्लॉइज मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड रिडीम दीज वाउचर्स ऑन न्यू ईयर ऑन 1 जनवरी। इन वाउचर इशू कब किए गए? 14 दिसंबर। डिस्ट्रीब्यूशन की डेट बेकार है, एक्सपायरी की डेट बेकार है, आपको 2 डेट चाहिए। एक इनवाइस वाउचर कब इशू किया गया, दूसरा वाउचर कब रिडीम किया गया। वाउचर ओपन है या बाउंड है? बाउंड है। बाउंड मतलब सिर्फ शूज के लिए होगा। तो बेटा जब वाउचर बाउंड होता है तो जिस दिन वाउचर इशू किया गया वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। यहां पर ये है टाइम ऑफ सप्लाई 14 दिसंबर। इन दिस केस सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल, मतलब वाउचर क्या है? बाउंड है, बंधा हुआ है at the point of issue of voucher, hence the time of supply would be 14th December. Second example, Nisha buys a voucher from Shoppers Stop for 10,000 rupees and gift it to Tarun on 14th February. निशा ने, वेरी गुड, ये लीजिए, वैलेंटाइन पर यहाँ पर देना, तो उल्टा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तरुण निशा को नहीं दे रहा है, निशा तरुण को वाउचर दे रही है ऑन वैलेंटाइन डे। न्यू जनरेशन है भाई, है ना। 10,000 का वाउचर है। The voucher valid till 29th February. अब ये बड़ी मजेदार चीज है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट के मॉडल में भाई साहब ईयर नहीं लिखा कब तक है? 29 फरवरी, ठीक है। तो अगर ये इस साल ले लिया गया तो भाई ये तो 4 साल, अभी 3 साल तक चल सकता है। वापस आ जाओ। तरुण रिडीम्स द वाउचर एट नियर बाय शॉपर स्टॉप ऑन 29 फरवरी। ओपन है, बाउंड है? बेटा ये ओपन वाउचर है, 10,000 का वाउचर है। इसमें ये नहीं लिखा कि किस पर्टिकुलर गुड्स के लिए यूज किया जाएगा। शॉपर टॉप पे जाकर शॉपिंग कर सकते हो। जैसे मैंने अमेजोन में कहा था 1000 रुपए का वाउचर स्टूडेंट को दिया, क्या परचेज करी ये स्टूडेंट देखेगा, हमने तो 1000 का वाउचर दे दिया। ओपन वाउचर, ओपन वाउचर में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर नहीं, डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर चेक करते हैं। तो डेट ऑफ इशू है 40, डेट ऑफ इशू है बच्चे 14 फरवरी, 14 फरवरी है, ठीक है ये। और 29 फरवरी तक रिडीम करा सकते थे, 29 फरवरी को रिडीम करा दिया। यहाँ पर जो ड्यू टाइम ऑफ सप्लाई है वो होगा 29 फरवरी। क्लियर? चलिए लास्ट। अगर सिचुएशन 1, 2, 3 नहीं है, मतलब अगर गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, 12(3) में नहीं किया जा सकता, 12(4) में नहीं किया जा सकता, तब 12(5) में डिटरमाइन करेंगे अदर केसेस।
ऑल अदर केसेस, सेक्शन 12 सबसेक्शन 5। यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहते हैं देखो, इफ पीरियोडिक रिटर्न इज फाइल्ड, अगर अगर सेलर, ठीक है, अगर अब सेलर या रेसिपेंट जो भी है जिस हु इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट, तो अगर यहां पर रिटर्न सबमिट की जा रही है, पीरियोडिकल रिटर्न सबमिट की जा रही है, तो ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ पीरियोडिकल रिटर्न होगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर यहाँ रिटर्न भी सबमिट नहीं की जा रही है तो जो डेट ऑफ पेमेंट होगी जीएसटी की वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। ये रेजिड्यूरी केसेस में थियोरेटिकल के याद रख लेना, प्रैक्टिकली हमारे लिए बेटा यूज नहीं होगा, ठीक है। ये था टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू गुड्स, ठीक है। अब यहां पर आपको बेटा करना क्या है, यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर फटाफट एक बार रिकॉल करो सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन ऑफ गुड्स, ठीक है। सेक्शन 12 में पूरा गुड्स होता है। 12 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज है हमारे पास, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहां पर डेट ऑफ इनवाइस और ड्यू डेट टू इशू इनवाइस, विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट यहां कंसिडर नहीं करते, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, थ्योरेटिकली करोगे विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। ड्यू डेट टू इशू इनवाइस, अगर गुड्स का मूवमेंट है तो डेट ऑफ मूवमेंट, डेट ऑफ रिमूवल, अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो डेट ऑफ डिलीवरी, कॉन्टिन्यूस सर्विस के केस में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और स्पेशल केस कॉन्टिन्यूस सर्विस के केस में, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, नॉट सर्विस सॉरी, कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई डायरेक्टली निकाल दो। अगर 6 महीने के अंदर गुड्स भेजने के 6 महीने के अंदर अप्रूवल मिल गई है तो डेट ऑफ अप्रूवल होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, और अगर 6 महीने के अप्रूवल नहीं मिली तो जैसे ही 6 महीने खत्म होते हैं जो नेक्स्ट डे होगा वो होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 4 डेट याद रखना, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए, नंबर 2 इनवाइस इशू करने के प्लस 31 डेज, नेक्स्ट देन जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट को डेबिट किया, एंड नंबर 4 जिस दिन बैंक अकाउंट में पेमेंट डेबिट हो रही है रेसिपिएंट के विच एवर इज अर्लियर। वाउचर के केस में अगर वाउचर ओपन है तो जिस दिन रिडीम किया गया, और अगर वाउचर बाउंड है तो जिस दिन वाउचर को इशू किया गया, ये होगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर इन सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल सकते तो फिर 2 सिचुएशन दी गई हैं जो थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली यूजलेस है। चलिए अब फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, जी हाँ फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। क्या टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू सर्विसेज, अब ये बहुत छोटा होगा, कारण क्या है, वाउचर का केस वही है जो गुड्स में पढ़ाया, ठीक है, सेक्शन बदल जाएगा मगर वही है। तो यहां पर 2 केस पढ़ने हैं, टाइम ऑफ सप्लाई in relation to services under forward charge mechanism. Section 13 covers the time of supply for services, ये forward charge mechanism ये है बेटा section 13 subsection 2। सर्विसेज के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस वेयर इनवॉइस हैज बीन इशूड ऑन टाइम, यहां बड़ा मजेदार है, in case where the invoice has been issued on time as per section 31 earlier of the date of invoice and date of receipt of payment। इसको चाहो तो यहां पर लिख लो, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज, टाइम ऑफ सप्लाई किसका देखना है, सर्विसेज का देखना है, ठीक है। सेक्शन 12 सॉरी सेक्शन 13 हो गया, वहां भी मैंने 12 लिखा, 13 लिखा था, थर्टीन ये करेक्ट है। चलो बेटा यहां पर है सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। यहां पर हमारा डेट ऑफ सप्लाई क्या होगा, यहां पर 2 सिचुएशन है, इनवॉइस issued within due date, ठीक है, इनवॉइस इशूड विद इन ड्यू डेट। अगर इनवॉइस ड्यू डेट पर इशू कर दिया गया तो देखिए यहां पर हमारे पास
क्या था, वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड ऑन डेट ऑन टाइम, मतलब जिस दिन इनवॉइस इशू करना था उसी दिन इनवॉइस इशू कर दिया गया। तो यहां पर हमारा जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो है डेट ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, अब यहाँ डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है बेटा, ये ध्यान से समझना। मैंने जब लास्ट अभी समझाया था सेक्शन 12 सेक्शन 3 में, वहां पर डेट ऑफ पेमेंट की हम बात कर रहे थे इन द केस ऑफ बायर, वो पैसा देता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब सेलर यहां पर सर्विसेज की है, तो यहां पर कौन होगा, सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट कब मिल रही है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट वुड बी अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट। जो पढ़ा था उसका उल्टा कर दो। रिसीट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, जिस दिन रेसिपिएंट के बैंक में पैसा क्रेडिट हो गया, वहां डेबिट था, यहां पर क्या होगा, क्रेडिट हो गया। और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या जिस दिन उसने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी कि पैसा मिल गया, विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर आप बेटा 3 पॉइंट लिखो, यहां 2 दिए गए, मैं 3 पॉइंट लिखवा रहा हूं। डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट date of payment entered in books, date of payment received entered in books, or date when payment is credited in bank account, whichever is earlier। तो बेटा यहाँ 3 डेट आप देखो, जब इनवॉइस इशू किया गया, जब पेमेंट रिसीविंग की एंट्री बुक्स में कर दी, या जब पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी। और अगर इन केस वेयर इनवॉइस हैज नॉट बीन इशूड ऑन टाइम, अगर इनवॉइस टाइम पर इशू नहीं किया गया, अर्लियर ऑफ द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, गुड्स में क्या करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पर होता है प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। इनवॉइस not issued within due date, विद इन ड्यू डेट। तो अब यहां पर चेंज क्या हो जाएगा बच्चे, यहां पर डेट ऑफ इनवॉइस की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, मतलब जब सर्विसेज प्रोवाइड की गई उस दिन की डेट। और सेकंड सेम, डेट ऑफ पेमेंट। थर्ड सेम, date when payment is credited in bank account, whichever is earlier, whichever is earlier। ठीक है, that's it। चलो अब फटाफट एग्जांपल यहां पर देखते हैं। Section 31 mandates that time limit for issue of invoice is that invoice must be issued either before the provision of service or within 30 days। बेटा यहाँ पर invoice issue करने का टाइम, सर्विस गुड्स के केस में invoice issue करने का टाइम अलग अलग सिचुएशन थी, गुड्स रिमूव किए गए, गुड्स रिमूव नहीं किए गए, कॉन्टिन्यूस सर्विस, गुड्स एंड ऑन रिमूवल बेसिस ना। यहाँ पर बड़ा आसान है, कहते हैं जब आपने गुड्स की सप्लाई, जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देना है। जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, सर्विसेज का प्रोविजन किया, उसके 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू करना जरूरी है, ये है ड्यू डेट। ठीक है, डेट। और जब बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं,
बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर 30 की जगह कितना हो जाता है 45 डेज। ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एमसीक्यू इसी के ऊपर बन जाएगा 30 डेज 45 डेज। व्हाट इज द ड्यू डेट टू इशू इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज, ठीक है। व्हाट इज द ड्यू डेट टू इशू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ बैंकिंग सर्विसेज और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो वहां पर 45 हो जाता है। Determine the time of supply in following from the following particular. 15 October. The marriage hall was fixed and advance of 25,000 was paid. Amount agreed was 1 lakh. अच्छा एक चीज और, वो जो डेट ऑफ पेमेंट हम कंसिडर नहीं करते टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई बच्चे, वो केवल और केवल सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के लिए था। उसके बाद हर जगह पेमेंट जहां लिखी गई है आपको कंसिडर करनी है, तो यहां पर पेमेंट कंसिडर करेंगे। ये 13/2 है। 15 अक्टूबर को मैरिज हॉल बुक किया गया, ठीक है। 1 लाख रुपए की बुक, 1 लाख रुपए का टोटल पेमेंट होगी, जिसमें से 25,000 रुपए एडवांस दे दिया गया। किसने दिया? जिस व्यक्ति ने हॉल बुक कराया, ठीक है, हॉल के मालिक को। 20 अक्टूबर को इनवॉइस इशू कर दिया गया 25,000 रुपए का। 30 नवंबर को मैरिज हॉल सेरेमनी हो रही है हॉल में। 14 दिसंबर को इनवॉइस इशू कर दिया गया बाकी 75,000 का, ठीक है, जिसमें से 1 लाख माइनस 25,000 75,000 रुपए का, और 31 दिसंबर को बैलेंस अमाउंट रिसीव कर लेता है व्यक्ति। बेटा यहां पर 2 पॉइंट हैं, एक है एडवांस 25,000 रुपए और दूसरा है 75,000 रुपए। एडवांस अपने आप में ही क्या कह रहा है कि अभी सर्विसेज नहीं दी जा रही, अभी सर्विसेज नहीं है, एडवांस मिल गया। तो एडवांस के केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है वो होता है डेट ऑफ पेमेंट। इन केस ऑफ एडवांस, ठीक है, वो होता है डेट ऑफ एडवांस। तो यहां पर मैं पहले 75,000 के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, 25,000 पर बाद में आएंगे। ये जो 75,000 रुपए है इसकी बात करते हैं। 75,000, ये 75,000 में देखो, पहले तो ये देखो क्या इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू कर दिया गया है फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कब प्रोवाइड की जा रही हैं? सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं 30 नवंबर को, ठीक है। ये है 30 नवंबर है प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। क्या इसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू कर दिया गया? यस, इनवॉइस इशूड, यस, इनवॉइस इशूड विद इन 30 डेज। 30 डेज कहां से? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के। तो जब इनवॉइस 30 डेज के अंदर इशू कर दिया जाता है तो हमें चेक करनी है डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डेट व्हेन पेमेंट इज क्रेडिटेड इन बैंक अकाउंट, तीनों में से जो भी अर्लियर होगा। अब यहां पर बैंक की तो इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है बेटा, बैंक की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो जो डेट ऑफ पेमेंट एक ही दी गई है तो दो हैं, हम उसको अलग भी नहीं कर सकते। अब 75 में ध्यान से देखो, डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस है 14 दिसंबर और डेट ऑफ पेमेंट है बैलेंस पेमेंट रिसीव 31 दिसंबर। तो डेट ऑफ इनवॉइस है 14 दिसंबर, डेट ऑफ पेमेंट है 31 दिसंबर। हम एज्यूम करें हैं इसी दिन उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर कर दिया। जब कोई और इंफॉर्मेशन दे नहीं गई तो जो डेट ऑफ पेमेंट है बेटा उसी को कंसिडर कर लो, ठीक है, कर लो। विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर क्या होगा? 14 दिसंबर। तो यहां पर 14 दिसंबर इज टाइम ऑफ सप्लाई, किसके लिए? 75,000 रुपीज के लिए। Therefore, the amount of 75,000, the time of supply would be 14th December. और जो एडवांस है 25,000, इसकी जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो होगी डेट ऑफ पेमेंट। द डेट ऑफ पेमेंट प्रीसीड्स द इनवॉइस, हैंस द टाइम ऑफ सप्लाई। अरे नहीं, तो फॉर्मूला क्या था? डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इस 25,000 की पेमेंट की डेट क्या है? 15 अक्टूबर। इनवॉइस की डेट क्या है? 20 अक्टूबर। विच एवर इज अर्लियर 15 अक्टूबर हो जाएगी, परेशान मत हो, ठीक है। अगर टुकड़ों में पेमेंट है तो उसको अलग अलग आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
ये वही वाला 1000 रुपए वाला सेम पॉइंट आ गया है, सिमिलर है जो हमने पहले भी पढ़ा था। समझ लेंगे, अगर 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए गए, 1000 रुपए तक की जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो आप करंट बिल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर के बिल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। बट अगर 1000 रुपए से ज्यादा का एडवांस है वो करंट बिल के अकॉर्डिंगली टाइम ऑफ सप्लाई में कवर होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, यहां पर कुछ स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा, सर आपने दूसरा केस तो बताया नहीं। अगर यहां पर बेटा, अगर यहां पर समझना मेरी बात, अगर यहां पर इनवॉइस की डेट इसमें नहीं है ना, लिख लो व्हाट इफ अगर ये इनवॉइस की डेट 14 दिसंबर की जगह, अगर इनवॉइस की डेट बेटा 14 दिसंबर की जगह हो जाए 14 जनवरी, और पेमेंट की डेट 31 दिसंबर की जगह हो जाए 31 जनवरी, तब क्या करोगे? अगर मैं चेंज कर देता हूं बिल की डेट, इनवॉइस की डेट 14 जनवरी और पेमेंट की डेट 31 जनवरी हो जाए, अब क्या करेंगे? अब दोबारा एक बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 25,000 का आंसर सेम है, 75,000 के लिए हम बात कर रहे हैं, 75,000 के लिए। अब चेक करो, क्या इनवॉइस सर्विसेज प्रोवाइड करने के 30 दिन के अंदर इशू कर दिया गया? जी नहीं, 30 नवंबर को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इनवॉइस हो रहा है जनवरी में, तो 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू नहीं किया। इफ इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन 30 डेज, इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन ड्यू डेट, ठीक है, टू इशू इनवॉइस दैट इज 30 डेज, तब हम क्या होते हैं, तब हमारा आंसर होता है, तब हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होता है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। बेटा इन दैट केस हमारा जो प्रोविजन ऑफ सर्विस होता, ब्लू कलर से इसलिए लिख रहा हूं ताकि अलग हो जाए, आप नोट पे कर सकते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर 14th की जगह क्या आएगा, 30 नवंबर, और डेट ऑफ पेमेंट 31 जनवरी विच एवर इज अर्लियर, तो फिर हो जाएगा 30 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर। क्लियर है? ओके, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को सॉल्व करते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में किस तरीके से हमें टाइम ऑफ सप्लाई चेक करना है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये है सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 सर्विसेज केस में। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वुड बी अर्लियर ऑफ 60 days from the date of invoice। जब सर्विस रिसीव कर रहे हैं एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लायबल टू पे जीएसटी एंड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, देन टाइम ऑफ सप्लाई के लिए पहला डेट क्या है, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस की डेट के 60 डेज, ठीक है, एंड डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ पेमेंट, अब यहां पर रेसिपिएंट की बात करें तो जिस दिन उसने अपनी बुक्स में पेमेंट को डेबिट किया या जिस दिन उसके बैंक अकाउंट में पैसा डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर। तो बेसिकली यहां पर दो हैं, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और पेमेंट की दो ब्रेक दी गई हैं, जिस दिन उसने अपने बुक्स में अकाउंट को डेबिट किया, ठीक है, या फिर पैसे को डेबिट किया, या जिस दिन उसके बैंक से पैसा डेबिट हो गया, ये होगा हमारा विच एवर इज अर्लियर 3 पॉइंट। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएटेड, इसका बाद में आएंगे, इसको बाद में आएंगे, पहले इसको देखो। ए प्रोवाइड्स लीगल सर्विसेज एज एन एडवोकेट, और एडवोकेट की जो सर्विस होती है वो रिवर्स चार्ज में कवर होती है, टू मिस्टर बी फॉल्स अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस। अब 10th अप्रैल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर बी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सर्विसेज दी। 12/4/2019 मिस्टर ए ने इशू कर दिया इनवॉइस, तो बेटा इसके 60 डेज आपको ऐड करने हैं। Payment is made by Mr. B through a check and recorded in his books of accounts. 15/7/2019 the payment gets debited from Mr. B's account. In this case the time of supply shall be earlier of the following date, date of payment और डेट इमीडिएटली। बेटा यहां पर भी क्या करना है, सेम जैसे 30 में किया था ना, यहां पर भी क्या करना है आपको, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज प्लस 1 डे। इन शॉर्ट एमसीक्यू है ना, इकट्ठे 61 डेज ऐड कर देना, ठीक है, 61 डेज। तो यहां पर हमें
ये डेट नहीं चाहिए हमें, इसमें 61 डेज ऐड करो, प्लस कर दो इसमें 61 डेज। तो जब आप 10th अप्रैल में 61 डेज ऐड कर रहे हैं तो बेटा ये आ रही है 10, नहीं ये नहीं है, सॉरी, ये आपके पास आ रही है 12 जून 2019। तो ये है 6 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस। ठीक है, नेक्स्ट फॉलोइंग डे आपको लेना है। तो ये हो गया डेट ऑफ इनवाइस प्लस 61 डेज। और डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट में क्या लेनी है, जिस दिन बुक्स में पैसा डेबिट किया, डेबिट कब किया, ये वाला डेट, और जिस दिन पैसा बैंक में डेबिट हुआ, ये वाला डेट, विच एवरेज अर्लियर, तीनों में से अर्लियर क्या है, तो डेट ऑफ व्हेन पेमेंट इज डेबिटेड, when payment is debited in bank account 15/7, when debited in books of accounts 10/7, and 61 days from this day, ये निकला हुआ है 12/6 which average earlier। तो बेटा ये है हमारे पास 12 जून। ठीक है, डन। एक पॉइंट यहां पर है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये गुड्स में नहीं था, सर्विसेज में है। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस where supplier of services located outside India, the date of recording of supply in books of the recipient or date of payment whichever is earlier will be the time of supply। Associated enterprises हैं, ए लिमिटेड यूएस से, बी लिमिटेड इंडिया, ए लिमिटेड यूएसए, बी लिमिटेड इंडिया। और बच्चे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर 10 लाख, covered under रिवर्स चार्ज। और ये दोनों क्या है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज, associated। So in a transaction between associated enterprises where supplier of services located outside India, मतलब एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस एक व्यक्ति इंडिया के बाहर है, एक व्यक्ति इंडिया में, और सर्विस देने वाला व्यक्ति इंडिया के बाहर लोकेटेड है, बट ऑब्वियस है यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, जिस दिन रेसिपिएंट ने लिखा कि हाँ मुझे सर्विस रिसीव हो गई है, और डेट ऑफ पेमेंट विच इज मेड। अब बेटा ये डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ सर्विस का मतलब क्या है, आसान शब्दों में जिस दिन उसने अपनी बुक में एंट्री करी, खर्चे को डेबिट किया, जिस दिन उसने क्या करा, खर्चे को डेबिट किया, व्हेन, ये क्या है, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। अरे भाई मान लो मैंने किसी व्यक्ति से सर्विसेज रिसीव की, मैंने किसी व्यक्ति से सर्विसेज रिसीव करी, तो जनरली मैं अपने बुक्स में एंट्री कब करूंगा, जब मुझे उससे इनवॉइस मिल जाएगा। जिस दिन मुझे उस व्यक्ति ने इनवॉइस दे दिया, मैं अपनी बुक में एंट्री कर दूंगा कि भाई इस डेट पर इनवॉइस आया हुआ है, बुक में खर्चे चढ़ा दो, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या, कि बुक में खर्चे चढ़ा दो, एंट्री कर दो। तो जिस दिन सर्विस, मतलब जिस दिन एक्सपेंडिचर को बुक में डेबिट किया, ये वो है एक्चुअली। ठीक है, या जिस दिन पेमेंट करी, whichever is earlier when the payment is made। तो जब एसोसिएटेड एंटरप्राइज की है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड 10th जनवरी, बिल इशूड
1 February, payment made 1 March। बेटा जनरली क्या होता है, 10 जनवरी को ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, उस दिन कुछ नहीं होता। बी लिमिटेड अपने बुक्स में एक्सपेंडिचर कब लिखेगा, जब उसे इनवॉइस मिलेगा। तो बेसिकली जो बिल इशूड किया गया है इस दिन बी लिमिटेड ने बुक्स में एंट्री की होगी, खर्चों को डेबिट किया होगा, एक्सपेंडिचर को डेबिट किया होगा कि हाँ हमारे खर्चे क्रिएट हो गए। तो अगर ये है हमारी डेट व्हेन अमाउंट हैज शुड हैव बीन डेबिटेड, नहीं लिखा तो हम ये अज्यूम करेंगे, ठीक है। और ये डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये होगी 1 February, ठीक है। चलो हो गया, डन। वाउचर्स का सेम है, अदर केसेस वाला सेम है। यहां पर वाउचर का सेक्शन है सेक्शन 13 सबसेक्शन 4 और ये है सबसेक्शन 5। क्या था याद है? हाँ जी, वाउचर के केस में क्या था, वहां गुड्स का था, यहां सर्विसेज का है, मगर सेम है। अगर वाउचर ओपन है, किसी भी सर्विसेज के लिए यूज किया जा सकता है, तो जिस दिन वाउचर रिडीम किया जाएगा वो होगी हमारी टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर वाउचर बाउंड है, बंद है, पर्टिकुलर सर्विस के लिए यूज किया जा सकता है, तो जिस दिन वाउचर इशू किया गया वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या वाउचर में केसेस कवर नहीं होते, तो फिर सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 में होंगे। अगर पीरियडिकल रिटर्न सबमिट की जाती है तो जो डेट ऑफ रिटर्न है वो होगा, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग है वो होगा टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर पीरियडिकल रिटर्न भी सबमिट नहीं की जा रही है तो जो डेट ऑफ पेमेंट है वो माना जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है जी। चलिए, तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा आपसे बात करूं बेटा, जो याद करने हैं, गुड्स के 4 याद करने हैं, सर्विसेज के 2 याद करने हैं, क्योंकि जो 7th और 8th हैं वो कॉमन हमारे पास हैं, सर्विसेज के जो 2 हैं वो कॉमन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे अगर चेंज होता है रेट ऑफ जीएसटी तब क्या होगा, सेक्शन 14। टिल देन कीप प्लानिंग, ऑल द बेस्ट।